वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। मैंने एक वीडियो बनाया था द मेकिंग ऑफ अर्जुन पे, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि चूंकि अर्जुन वो फिल्म थी जिसने सनी देओल द स्टार बनाया था, तो आप प्लीज संजय दत्त पे एक वीडियो बनाइए, और खास करके द मेकिंग ऑफ नाम पे, क्योंकि नाम ही वो फिल्म थी जिसने संजय दत्त के करियर को रिवाइव किया और उन्हें संजय दत्त द स्टार बनाया। तो लीजिए सुनाता हूँ आपको कहानी नाम के बनने की। अ, नाम रिलीज हुई थी 1986 में, और इस फिल्म पे बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था। अ, फिल्म को राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था, और प्रोड्यूस इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अपने बेटे कुमार गौरव के करियर को रिवाइव करना था। क्योंकि लव स्टोरी के हिट होने के बाद जितनी भी फिल्में कुमार गौरव की आई थी, सब फ्लॉप रही थी। तो नाम के जरिए वो कुमार गौरव के करियर को एक पुश देना चाहते थे। संजय दत्त ड्रग रिहैब से वापस आए थे, उन्हें भी एक बड़े हिट की जरूरत थी, उनके लिए चीजें दांव पे लगी हुई थी। महेश भट्ट सारांश और अर्थ जैसी फिल्में बना करके काफी पॉपुलर तो हो चुके थे, लेकिन पैरेलल स्पेस में, कमर्शियल स्पेस में भी उन्हें अपना नाम बनाना था, और इसलिए नाम उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। परेश रावल, जो कि अर्जुन फिल्म में एक छोटे से रोल में दिखे और छा गए थे, उन्हें भी एक सब्सटैंशियल रोल चाहिए थी किसी फिल्म में, जिससे कि उनका करियर और आगे बढ़ सके। उनके लिए भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। सलीम खान, सलीम जावेद वाले सलीम खान, क्योंकि सलीम जावेद की जोड़ी टूट चुकी थी, और सलीम खान को भी एक कहानी, एक स्क्रीन प्ले ऐसा लिखना था जो कि उनको ये इस्टेब्लिश कर सके ऑडियंस के माइंड में कि सलीम जावेद की जोड़ी के बाद भी सलीम खान में वो दम अभी भी है। तो उनके लिए भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। पंकज उदास, जो कि उस वक्त गजल गाया करते थे, वो पहली बार किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, उनके लिए भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो नाम जो फिल्म थी, उससे बहुत लोग के करियर का बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था। बात मैं स्टार्ट करता हूँ 1981 से। ये वो साल था जब 1981 को न्यू कमर्स का साल कहा जाता है। कुमार गौरव की लव स्टोरी आई, सुपर हिट रही। संजय दत्त की रॉकी आई, हिट रही। और कमल हसन की एक दूजे के लिए आई, वो भी सुपर हिट रही। और ऐसा लगा कि अब इंडस्ट्री को जो नए अच्छे अच्छे एक्टर्स मिल गए हैं। तो जब कुमार गौरव की लव स्टोरी और रॉकी हिट हो गई थी, तो बहुत सारे लोग इन दोनों एक्टर्स के साथ काम करना चाहते थे। बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे, वो चाहते थे कि कुमार गौरव और संजय दत्त के साथ काम करे। उसमें महेश भट्ट एक ऐसे डायरेक्टर थे जो जिन्होंने सोचा कि इन दोनों हीरो को लेके मैं एक फिल्म बना दूं, एक ही फिल्म में दोनों स्टार्स। महेश भट्ट ने सोचा, और बात भी हुई कुमार गौरव से। लेकिन उस वक्त हुआ क्या कि रॉकी के रिलीज के समय संजय दत्त जो थे वो ड्रग एडिक्ट तो थे ही, और उनका जो ड्रग का ये एडिक्शन का जो प्रॉब्लम था, वो बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनके साथ उन्होंने फिल्म साइन की थी, दूसरी और भी सारी, वो सारे प्रोड्यूसर इनके हरकतों से बहुत परेशान थे। सेट पे लेट से आना, नशे में रहना, और फिल्म में फोकस नहीं करना, ये सारे इश्यूज थे, जो कि बातें सुनील दत्त तक पहुंची थी। और सुनील दत्त को लग गया था कि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो संजय दत्त का करियर जो है वो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि संजय दत्त को रिहैब सेंटर भेज देते हैं अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका भेज दिया। संजय दत्त अमेरिका चले गए तो महेश भट्ट का वो जो दो भाइयों, दो हीरो को लेकर के दो भाइयों की एक कहानी वाली फिल्म बनाने वाले थे, वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो उनकी फिल्म अटक गई। अब संजय दत्त अमेरिका चले गए, इधर कुमार गौरव ने जितनी भी फिल्में की, वो सारी की सारी पिट गई। अब फिल्म मैगजीन्स तो उन्हें वन वन फिल्म वंडर कहने लगे। कुमार गौरव के पास भी कुछ करने को नहीं था। संजय दत्त 1984 में वापस आए रिहैब से, ठीक होकर के। और जब आए तो उन्हें अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करना था। और कुमार गौरव को लगा कि अगर क्योंकि संजय दत्त से उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, तो उन्हें लगा कि यार महेश भट्ट, क्योंकि महेश भट्ट तब तक 81 के बाद जो सारांश और अर्थ इन्होंने डायरेक्ट कर लिया था, तो महेश भट्ट का नाम काफी हो गया था उस वक्त। तो कुमार गौरव ने सोचा कि महेश भट्ट ने जो 1981 में हमसे कहा था कि एक फिल्म बनाएंगे आप दोनों को लेके, क्यों ना उसी फिल्म को स्टार्ट किया जाए। महेश भट्ट से बात हुई कुमार गौरव की। महेश भट्ट ने बोला कि मैं तो अभी भी तैयार हूँ उस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है। क्योंकि जो महेश भट्ट थे वो अभी भी वो पैरेलल स्पेस के ही डायरेक्टर थे, तो बड़े प्रोड्यूसर्स उन पे पैसा लगाने को अभी भी तैयार नहीं थे।
तो कुमार गौरव ने सोचा कि जाके अपने पापा से बात करता हूँ, क्योंकि राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी प्रोड्यूस की थी, उसी फिल्म के जरिए पापा ने अपने बेटे को लॉन्च किया था। तो कुमार गौरव गए राजेंद्र कुमार से मिलने के लिए। राजेंद्र कुमार ने बोला कि ठीक है, बन सकता है, डायरेक्टर कौन है? तो कुमार गौरव ने जैसे बोला कि महेश भट्ट, तो राजेंद्र कुमार भड़क गए, कहे कि अरे वो रजनीशी। रजनीशी उनको इसलिए बोला क्योंकि उस वक्त ये था कि महेश भट्ट भी शायद ओशो के फॉलोअर थे, विनोद खन्ना से उनकी दोस्ती थी और सबको लगता था कि महेश भट्ट भी जो है वो भी ओशो के ही फॉलोअर हैं। तो राजेंद्र कुमार ने पूरा वो गुस्से में झड़क दिया कि नहीं नहीं, उसके साथ कोई काम हम नहीं करना है। लेकिन कुमार गौरव ने समझाया कि नहीं, आजकल महेश भट्ट का नाम जो है वो काफी इज्जत से लिया जाता है, एक अच्छे डायरेक्टर के नाम से वो जाने जाते हैं। सारांश के लिए उन्हें अवार्ड भी शायद मिला था। तो सुनील दत्त ने राजेंद्र कुमार ने कहा कि चलो ठीक है, सोचता हूँ इस बारे में। फिर वो अग्री कर गए, महेश भट्ट से एक मुलाकात हुई और राजी हो गए। महेश भट्ट ने राजेंद्र कुमार को स्टोरी भी सुनाया कि मेरे पास जो कहानी है, उसका कहानी कुछ ऐसे कि दो भाइयों की कहानी है और एक बिगड़ैल बेटा है और एक शरीफ बेटा है, और वो दोनों एक विधवा माँ के साथ रहते हैं। और थोड़ा बहुत अब जो भी बेसिक प्रमाइस था वो राजेंद्र कुमार को सुनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म में कुमार गौरव और संजय दत्त को ले लेते हैं। संजय दत्त का नाम सुनते ही राजेंद्र कुमार फिर भड़क गए कि नहीं नहीं, उसको नहीं लेना है, वो ड्रग एडिक्ट है ये वो। हालांकि तब तक संजय दत्त वापस आ चुके थे रिहैब से, लेकिन राजेंद्र कुमार को उन पर भरोसा नहीं था। वो चाहते थे कि कमल हसन को लिया जाए, क्योंकि कमल हसन भी उस वक्त एक दूजे के लिए के बाद हिट तो थे ही, और अच्छे एक्टर भी थे कमल हसन। तो सोचा कि कमल हसन को लिया जाए, और कमल हसन जो है वो शरीफ बेटे का रोल करेंगे और नालायक बेटे का रोल कुमार गौरव करेंगे। तो अग्री किया गया कि चलो ठीक है, कमल हसन को ले लेते हैं। फिर लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच संजय दत्त की बहन से कुमार गौरव की शादी हो गई। सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार अच्छे दोस्त थे, और संजय दत्त के बहन से इनकी शादी हो गई कुमार गौरव के, तो अब संबंधी हो गए। तो कुमार गौरव ने फिर अपने पापा को समझाया कि कमल हसन को ना लेके संजय को ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब राजेंद्र कुमार रिश्तेदारी हो चुकी थी तो वो भी मना नहीं कर पाए, तो इस तरह से कमल हसन को फिर आउट कर दिया गया और संजय दत्त को कंसिडर कर लिया गया। कहानी थी, राजेंद्र कुमार ने बोला कि कहानी तो इनके पास है, लेकिन स्क्रीन प्ले, एक अच्छा स्क्रीन प्ले चाहिए, और बिना अच्छे स्क्रीन प्ले के अच्छी फिल्म बनेगी नहीं। महेश भट्ट से जब ये बात बोला गया तो महेश भट्ट ने बोला कि हाँ, मुझे भी चाहिए अच्छा एक स्क्रीन प्ले राइटर, और मैं चाह रहा हूँ कि सलीम खान से मैं ये कहानी का स्क्रीन प्ले लिखवाऊं। सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई थी, सलीम खान अकेले थे उस वक्त। जावेद साहब अपनी अलग फिल्में कर रहे थे, बेताब और मशाल जैसी फिल्में वो लिख रहे थे, और इनको अप्रोच किया राजेंद्र कुमार ने। सलीम खान के पास गए महेश भट्ट, कुमार गौरव और राजेंद्र कुमार सलीम खान से मिलने गए और कहानी सुनाई कि ये कहानी है, इसका स्क्रीन प्ले आप लिख दीजिए। जब कहानी सुनाई महेश भट्ट ने, तो सलीम खान ने बोला कि ये फिल्म तो बने ही नहीं सकती और ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आएगी। अब महेश भट्ट चौंक गए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जो कहानी महेश भट्ट ने सलीम खान को सुनाई थी वो कुछ ऐसा था कि एक औरत जो है वो अपने बेटे के साथ अपने सौतन के बेटे को पालती है, और अंत में जो सौतेला बेटा है वो अपनी माँ को मार देता है। तो ये कहानी सुन के सलीम खान ने कहा कि इसमें कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि वो सौतेला बेटा है तो वो मार ही देगा, तो वो ऑडियंस को तो पहले से पता है कि ये सौतेला है तो मार देगा, इसमें नई बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि कहानी आप थोड़ी सी अलग कीजिए, उसको ऐसा बनाइए कि एक औरत है, वो अपने सौतन के बेटे को अपने बेटे के साथ पालती है, अपना नाम देती है, और जो सौतेला बेटा है वो अपनी सब कुछ कुर्बान कर देता है अपनी सौतेली माँ के लिए। तो वो कुछ नयापन होगा ऑडियंस को, वो कुछ नई बात होगी, एक मैसेज भी जाएगा। तो ये आइडिया जो है वो महेश भट्ट को और राजेंद्र कुमार दोनों को पसंद आया कि हाँ, इसमें कुछ नयापन है, ये अलग है। तो सलीम खान ने पूरी स्क्रीन प्ले लिख दी और उसके बाद उनको बताया कि इस फिल्म में जो दो भाई हैं, संजय दत्त और कुमार गौरव, चूंकि राजेंद्र कुमार नालायक बेटे का रोल कुमार गौरव से करवाना चाहते थे, सलीम खान के सजेशन पे ही ये आइडिया को ड्रॉप किया गया। सलीम खान ने कहा कि आप नालायक बेटे का रोल संजय दत्त से करवाओ, चूंकि इनकी अभी जो पब्लिक इमेज है, क्योंकि ये ड्रग रिहैब से लौटे हैं, बिगड़ैल किस्म का इनका इमेज ऑलरेडी है, तो इनसे अगर आप इस नालायक बेटे का रोल कराओगे तो लोग को ज्यादा पसंद आएगा, और शरीफ बेटे का रोल कुमार गौरव से कराओ। इस आइडिया में राजेंद्र कुमार को दम लगा, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि ये जो एक्सचेंज ऑफ रोल अभी होने वाला है, ये आगे चल करके मेरे ही बेटे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और संजय दत्त सारा क्रेडिट फिल्म का ले जाएंगे, क्योंकि आगे चल के तो वही हुआ। खैर, रोल एक्सचेंज कर दिया गया।
अब फिल्म का नाम क्या रखना था? जब महेश भट्ट ने ये कहानी सोची थी तो इस फिल्म का नाम हमेशा रखा गया था। सोचा था उन्होंने कि हमेशा टाइटल रहेगा। लेकिन कुमार गौरव ने सजेशन दिया कि नहीं, चूंकि इस फिल्म में की कहानी ऐसी है कि एक औरत है, वो अपने सौतन के बेटे को अपना नाम दे रही है, उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही है, इसलिए उसका इस फिल्म का जो टाइटल है वो नाम होना चाहिए। ये आइडिया सबको पसंद आया और इस तरह से इस फिल्म का नाम जो पहले हमेशा था वो नाम हो गया। फिल्म के लिए कास्टिंग की जब बात हुई तो दो हीरो तो पहले से थे ही, अब हीरोइन को चूज करना था। तो हीरोइन जो कुमार गौरव है उनके, क्योंकि अमृता सिंह को इन लोगों ने कास्ट कर लिया था संजय दत्त के ऑपोजिट। अमृता सिंह उस वक्त बेताब करके काफी हिट थी, तो सोचा गया कि भाई अमृता सिंह को संजय दत्त के साथ लिया जाए, क्योंकि पहले संजय दत्त के साथ अमृता सिंह ने काम नहीं किया था। कुमार गौरव के ऑपोजिट किसको लिया जाए? तो पहले बात हुई थी कि प्रतिभा सिन्हा को ले सकते हैं, लेकिन फीस का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो प्रतिभा सिन्हा बाहर हो गई। फरहा नाज जो उस वक्त फासले मूवी कर चुकी थी, काफी नाम भी हो गया था उनका, उनको भी अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया। तब जाकर के पूनम ढिल्लो पे, क्योंकि पूनम ढिल्लो भी उस वक्त 80s में नूरी के बाद से काफी पॉपुलर थी, तो पूनम ढिल्लो को अप्रोच किया गया और पूनम ढिल्लो इस फिल्म का हिस्सा बन गई। हालांकि महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि पूनम ढिल्लो इस फिल्म का हिस्सा हो। महेश भट्ट ने इंटरव्यू में कह दिया था कि पूनम ढिल्लो जो है वो एक टैलेंटलेस एक्ट्रेस है, उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। ये सुनकर के पूनम ढिल्लो ने महेश भट्ट के बारे में कुछ उटपटांग बातें कर दी थी फिल्मी मैगजीन में, तो एक बड़ा कोल्ड वॉर सा हो गया था दोनों के बीच में। ये सब देख करके राजेंद्र कुमार को इस लड़ाई को शांत करवाना पड़ गया, तब जाके समहाउ ये फिल्म बनी। उसके बाद फिर पूनम ढिल्लो ने महेश भट्ट के साथ काम नहीं किया। खैर फिल्म बनी, ये हीरो हीरोइन तो फाइनल हो गए। विलन की जो कास्टिंग थी, इसमें जो विलन थे, राणा का जो रोल परेश रावल ने किया था, दरअसल वो रोल पहले अनुपम खेर को दिया गया था। महेश भट्ट के साथ अनुपम ने सारांश किया था, तो हुआ कि महेश भट्ट अनुपम खेर को मना लेंगे और वही इस फिल्म में एक्टिंग कर लेंगे राणा वाला। तैयार भी थे अनुपम खेर, लेकिन जिस दिन हांगकांग के लिए निकलना था, पहला शेड्यूल जो शूट होना था, एक दिन पहले अनुपम खेर ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया, बोला कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। अनुपम खेर ने मना कर दिया तो महेश भट्ट परेशान कि यार ये लास्ट मोमेंट पे अनुपम ने धोखा दे दिया। वो गए राजेंद्र कुमार के पास, राजेंद्र कुमार गए सलीम खान के पास कि हमारा मेन विलेन जो था उसने लास्ट मोमेंट पे फिल्म छोड़ दी। तो सलीम खान ने उसका सॉल्यूशन निकाला। सलीम खान ने कहा कि यार हमने ना रिसेंटली एक फिल्म देखी है अर्जुन, सनी देओल की, जो कि जावेद अख्तर ने लिखी थी, सलीम खान के पुराने दोस्त। तो वो फिल्म लोग एक दूसरे के काम को देखते थे, तो सलीम खान ने अर्जुन देखी थी और उसमें परेश रावल का रोल उन्हें काफी पसंद आया था। तो उन्होंने बोला कि राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई है अर्जुन, उसमें एक लड़का है, वो थिएटर का एक्टर है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, उसको ले सकते हो। अप्रोच किया गया, परेश रावल को बुलाया गया, सलीम खान से उनकी मुलाकात हुई। परेश रावल ने कई इंटरव्यूज में बताया भी है कि सलीम खान से उनकी मुलाकात किस तरीके से हुई थी, क्या क्या सवाल जवाब हुए थे, और बड़ा कन्विंस हुए थे उससे, इम्प्रेस हुए थे परेश रावल सलीम खान से कि एक न्यू कमर के साथ सलीम खान इतने प्यार से बात कर रहे हैं और इतना विश्वास उन्हें दिला रहे हैं। इस तरीके से परेश रावल को कन्विंस किया गया इस रोल के लिए, और फिर जो राणा का जो रोल था वो परेश रावल ने किया। फिल्म की शूटिंग वूटिंग स्टार्ट हुई, फिल्म बनी। म्यूजिक की बात हुई तो फिल्म में म्यूजिक जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। उस वक्त सबसे बड़े तो टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स वही थे, उनको लिया गया। और फिल्म में गाने बड़े अच्छे थे, सारे ही गाने अच्छे थे। हालांकि एक गाना जो था वो बना चार्टबस्टर, और वो था पंकज उदास का गाया हुआ चिट्ठी आई है। उस गाने की भी स्टोरी बड़ी अच्छी है, क्योंकि जो जिस सिचुएशन पे ये गाना आता है, वो ये गाना दुबई में हो रहा है और एक लाइव कॉन्सर्ट है, और वहां पे इस गाने, वो स्टेज शो पे ये गाना हो रहा है, उस गाने को सुन करके लोग पूरे इमोशनल हो जा रहे हैं। और जो फिल्म का जो एक मेन कैरेक्टर है, संजय दत्त का जो कैरेक्टर है, उस गाने को सुन करके ही उसे घर की याद आती है, और फिर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है कि मैं वापस घर चला जाऊंगा। तो जो ये सिचुएशन था, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाता है ये गाना। और महेश भट्ट चाहते थे कि ये गाना मैं किसी रेगुलर प्लेबैक सिंगर से नहीं गवाऊंगा जो कि उस वक्त मौजूद थे। ये मैं चाहता हूं कि कोई लाइव कॉन्सर्ट में जो सिंगर्स गाते हैं उस तरीके से ही इस गाने को रिकॉर्ड किया जाए, और जो लाइव शो में ये गाना गाएगा उसी की आवाज में इस गाने में डबिंग भी होगी। तो उस वक्त चूंकि कॉन्सर्ट बहुत होते थे गजल सिंगर्स के, जगजीत सिंह, पंकज उदास काफी फेमस थे, वो बहुत गजल नाइट्स उनके होते थे दुनिया भर में।
मनहर उदास उनके भाई थे और मनहर उदास प्लेबैक सिंगर थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो राजेंद्र कुमार ने मनहर उदास से अप्रोच किया कि आपके भाई से मिलना है। उन्होंने बताया कि एक जगह स्टेज शो हो रहा है, आप चले जाइए, मिल लीजिए जा करके। राजेंद्र कुमार स्टेज शो देखने गए पंकज उदास का। जब गाना खत्म हुआ तो राजेंद्र कुमार ने पंकज उदास से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आपको मेरी फिल्म में काम करना है। तो पंकज उदास ने कहा कि आपकी फिल्म में मुझे काम करना है। तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि हाँ, आपको फिल्म में काम करना है, 2 दिन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा। तो पंकज उदास ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं ही आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2 दिन हो गए, हफ्ता दिन हो गए, पंकज उदास का कॉल ही नहीं आया। एक दो बार अप्रोच भी किया गया तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मनोहर उदास से दोबारा से राजेंद्र कुमार की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा भाई बड़ा बदतमीज है। तो मनोहर उदास ने बोला कि क्या हुआ? बोला कि जब मैंने उसको कहा कि तुम्हें मेरे फिल्म में काम करना है और उसने कहा कि मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, उसने आज तक कॉल ही नहीं किया और मेरे फोन का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मनोहर उदास गए पंकज उदास से मिलने और उनको बताया कि तुम क्या कर रहे हो, राजेंद्र कुमार इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं और आपको अगर बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हैं? तो पंकज उदास ने कहा कि यार वो कह रहे हैं कि मुझे उनकी फिल्म में काम करना, मुझे एक्टिंग तो आती नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो मनोहर उदास समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है। मनोहर उदास ने कहा कि आप एक बार उनसे फोन पे बात कर लो। पंकज उदास ने फोन किया राजेंद्र कुमार को। राजेंद्र कुमार ने कहा कि हाँ भाई, इतनी लेट क्यों हो गई, आपने फोन इतनी देर से किया? तो पंकज उदास ने कहा कि आपने कहा था कि आपकी फिल्म में मुझे काम करना है, लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि अरे आप पागल हो क्या, आपसे एक्टिंग करा कौन रहा है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो करते हो, जो लाइव कॉन्सर्ट जो करते हो, लाइव सिंगिंग जो करते हो, आपको वही करना है इस फिल्म में और वही गाना गाना है जो, और उस गाने को मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो पंकज दास को समझ आया कि अच्छा ये चीजें हैं। और इस तरीके से चिट्ठी आई है गाना रिकॉर्ड हुआ, बना और सुपर हिट हुआ। जब फिल्म रिलीज हुई 1986 में, तो इस गाने की इतनी डिमांड थी कि लोग इस गाने को, जब फिल्म खत्म होती थी तो थिएटर में चिल्ला चिल्ला करके डिमांड करते थे कि इस गाने को दोबारा से प्ले किया जाए। और फिर इसके बाद इतना डिमांड होने के बाद राजेंद्र कुमार ने नया रील बनवाया और इस गाने को एंड में पैच करवा करके दोबारा से रिलीज करवाया। तो ये क्रेज था चिट्ठी आई है का। और फिर इस तरीके से फिल्म बनी, रिलीज हुई और फिर वैसा ही हुआ जिसका डर था। फिल्म राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के लिए बनाई थी, लेकिन सारा क्रेडिट जो है वो संजय दत्त लेकर के चले गए, क्योंकि संजय दत्त का परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफी दमदार था। काम वैसे कुमार गौरव ने भी अच्छा किया था, उनके करियर में इससे बेहतर फिल्म उन्होंने नहीं की है, लेकिन वही होता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुमार गौरव की जगह संजय दत्त सारा स्टारडम जो है वो नाम का लेकर के चले गए। फिल्म में नूतन का भी कैरेक्टर जो था, वो रोल बहुत ही पावरफुल था। मेरी जंग 1 साल पहले आई थी, उसे देख करके ही महेश भट्ट ने अप्रोच किया था नूतन को, क्योंकि नूतन एक तरह से कम बैक कर रही थी फिल्म में और माँ का रोल मेरी जंग में नूतन ने किया था और सेम सिमिलर ही रोल था इसमें भी, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो काफी दमदार था। वो जो पूरा, अगर आप देखोगे फिल्म, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज इस फिल्म को देखिए और समझ में आएगा कि संजय दत्त का रेंज क्या है। देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी।